नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज एक स्पेशल सेशन में हम आपसे मुलाकात करवाएंगे राजस्थान पीसीएस में रैंक 5 लेकर आने वाली मिस वर्षा शर्मा जी से। वर्षा जी, वेलकम टू पाथफाइंडर एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग Thank रैंक you. 5। Thank you so much. Thank you. तो अभी हाल ही में आरएएस 2018 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2018 की एग्जाम साइकिल का रिजल्ट आया है और इसमें वर्षा जी रैंक 5 लेकर आई हैं। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वर्षा जी का पिछली बार भी सिलेक्शन हो गया था और उनकी रैंक 211 आई थी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से तैयारी करी, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। आप लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि आरपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, तो आज हम एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से यही जानेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वर्षा जी, मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पर पढ़ाई लिखाई करी आपने और कैसे इस दिशा में आप आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ। First of all, thank you so much, Mahipal ji, for inviting me to your channel. मेरा नाम वर्षा शर्मा है और मैंने बीटेक किया है। बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से मैं बीटेक किया है। मेरी स्कूलिंग पूरी जयपुर से ही हुई है और उसके बाद में 2015 से मैंने आरएस के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और आरएस 2016 में 211 रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था इन राजस्थान अकाउंट सर्विसेज। प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड एज अकाउंट्स ऑफिसर इन एक्साइज डिपार्टमेंट उदयपुर। उसके बाद में आरएस 2018 के अंदर मेरी फाइनली अभी 5th रैंक आई है और मुझे एसटीएम मिल गया है। ओके, तो आप ऑलरेडी एक बार सफलता हासिल कर चुकी हैं, अकाउंट सर्विस में है, तो फिर से सफलता हासिल करके क्लीशेड क्वेश्चन है, कैसा लग रहा है टॉप करके सिंगल डिजिट बहुत रैंक अच्छा लाकर? लग रहा है, बहुत ही अच्छा। बिकॉज मेरा जो अल्टीमेट गोल था वो एसटीएम ही था। अनफॉर्चुनेटली पिछली बार कुछ मेरी गलतियों के कारण मेरी रैंक बहुत पीछे थी, 211 थी। तो इस बार मैंने उन गलतियों को, जो मेरे लेकुनास थे, उनको मैंने अब की बार इम्प्रूव किया और उसके साथ मैंने अपनी तैयारी की और मेरी 5th रैंक बन गई। तो आपका इस फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आरएएस या एसडीएम बनने का जो सपना है, ये किस तरह से इसकी शुरुआत होती है? आप एसडीएम क्यों बनना चाहती थी? एक्चुअली एसटीएम का शुरू से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहता था, क्योंकि घर में सुनते थे, पापा कहते रहते थे कि आरएस बनो, आईएएस बनो। और पापा शुरू से एनसीईआरटीज जो हमारी होती थी उनको रखते थे कि तुम्हारे जब आगे एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्स होंगे उनमें काम आएगी। तो शुरू से माइंड में था ये कि, लेकिन फिर इंजीनियरिंग की तो ऐसा लगा कि एक बार जॉब सिक्योरिटी के लिए प्लेसमेंट ले लेते हैं। फिर मेरा प्लेसमेंट लिया मैंने। उसके बाद में मुझे लगा बट उस जगह मेरे को जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया और मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके, और आपने अपने पहले ही अटेम्प्ट में सफलता हासिल कर ली थी? हाँ। ओके, तो इसके पीछे जैसे देखिए आरएएस का एग्जाम साइकिल ये थोड़ा सा लंबा रहता है, तो ये अक्सर मुझसे एस्पिरेंट्स भी पूछते हैं कि सर 2 साल 3 साल लग जाते हैं राजस्थान स्टेट पीसीएस का एग्जाम का पूरा खत्म होने में। तो इस दौरान आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा और कहीं बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चलता था कि इसमें नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या प्लान बी होना चाहिए? इन शंकाओं के बारे में आपने कभी सोचा है? सर, ये सब शंकाएं आना एक स्वाभाविक है, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन के बीच में आएगी दिमाग में, क्योंकि एग्जाम साइकिल बहुत लंबी होती है। उसके बाद भी श्योर नहीं होते आप कि आपका सिलेक्शन फाइनली होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत ही टीडियस टास्क होता है कि आप इतना पढ़ाई करते हो और लास्ट में आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही चाहिए होता है, बिकॉज आप अपने इतने साल लगा चुके होते हो। तो मैंने इस एग्जाम में वो ये पाया है दोनों अपने अटेम्प्ट में कि आरएस आपके सिर्फ ज्ञान की नहीं, आपके पेशेंस का भी बहुत बड़ा टेस्ट है। तो मेरे को ये लगता है जिसमें सेल्फ मोटिवेशन, पेशेंस, परसिवरेंस जैसी क्वालिटीज मौजूद है, वो ये एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर लेता है। क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो पेशेंस की है, पॉजिटिविटी की है। अगर आप पॉजिटिव हो और अपने पूरा पेशेंटली आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हो पेशेंस के साथ, तो आप आराम से इजी आप इसके अंदर पार कर जाते हैं इस जर्नी को। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें कि आपको अपना कोई ना कोई एक सेल्फ मोटिवेशन फैक्टर रखना होगा। जैसे मेरा था, मैं स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड रहती हूँ। तो मेरे स्पिरिचुअलिटी मेरा एक पॉजिटिव फैक्टर था जिससे मैं खुद को सेल्फ मोटिवेट करती थी। कभी भी ऐसा होता था कि मैं लो लाइफ कंडीशन में जाती थी तो मैं कुछ भी स्पिरिचुअल की, जैसे कोई बुक्स पढ़ ली स्पिरिचुअल, या फिर मैं मंदिर चली गई पापा मम्मी के साथ, तो मैं ऐसा कुछ ना कुछ करती थी जिससे मैं वापस से वही हाई लाइफ कंडीशन में आ जाऊं, पॉजिटिव वाइब्स को इन्वाइट करूं। ओके, तो आपने बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को अपने मोटिवेशन का एक आसरा बनाया और उसके माध्यम से जी। अपना मनोबल बना के रखा इतने समय तक।
अच्छा, जी अब आप हमें थोड़ा ये बताएं कि आपने प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली कैसे प्रिपरेशन करी और उसके बाद मेंस के लिए, क्योंकि राजस्थान का जो सिलेबस है उसमें मेंस में कई सारे एडिशनल टॉपिक है जो प्रीलिम्स में नहीं आते, तो थोड़ा सा दोनों के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन रहती है, तो आपकी उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए, प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसपे 50% सिमिलैरिटी है। अगर हम उसी टाइम उसको ढंग से प्रिपेयर कर ले तो हमें मेंस में बहुत हेल्प मिलती है। तो प्री का जो मेन जो फॉर्मूला कहा जा सकता है वो ये है कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा रिटेन करेंगे इंफॉर्मेशन, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो प्रीलिम्स में मेरा यही रहता था कि जितनी इंफॉर्मेशन मैं रिटेन कर सकूं ताकि मैं एग्जाम के अंदर आंसर्स में ढंग से उसको अप्लाई कर सकूं। साथ ही टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। टेस्ट सीरीज इतना हेल्प करती है बिकॉज उससे आप में एक रेगुलरिटी आती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपको ये पता चलता है आपके कौन से वीक सब्जेक्ट्स है जिनको आपको फोकस करना है, जिन पे आपको एक कैटेगराइजेशन बना लेना चाहिए कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये मेरे एवरेज है, ये मेरे वीक है। स्ट्रॉन्ग को आप स्ट्रॉन्ग रखिए और वीक को आप एवरेज तक लाने की कोशिश कीजिए। तो उससे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है लास्ट तक जब हम प्रिपेयर करते हैं। तो टेस्ट सीरीज का इसमें बहुत योगदान रहता था। इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स की अपनी प्रिपरेशन की थी। ओके, और मेंस के लिए फिर आपने किस तरह से प्रिपेयर किया? कोई स्पेशल अपने हम नोट्स बनाए या फिर आपने जैसे प्रिंटेड किताबें या स्टैंडर्ड जो राजस्थान स्टेट बोर्ड की किताबें हैं उन्हीं को रेफर किया? थोड़ा उसके बारे मैं में हमें विस्तार से बताएं। मैंने मेंस के लिए जो स्ट्रेटेजी पिछली बार जो गलती की थी उस वाली गलती को यहाँ पे मैंने इम्प्रूव किया। पिछली बार मैंने अपने कोचिंग के नोट्स पढ़े थे और उसमें थोड़ा एड ऑन भी कर लिया था जो मैं नेट से कर लेती थी या रासा बोर्ड की बुक्स होती थी, रासा अध्ययन होती थी। बट जहाँ पे मेरे पिछली बार जो मेरा वीक पॉइंट था वो था टेस्ट रेगुलरली नहीं देना। जैसे कोई टेस्ट का टॉपिक होता था जो मुझे नहीं आता था तो मैं पहले ही डर जाती थी और मैं देने नहीं जाती थी टेस्ट। बट इस बार मैंने उस गलती को इम्प्रूव किया, मैंने सारे टेस्ट दिए। इसका मुझे ये फायदा हुआ कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका आपको पता तो होता है लेकिन बहुत कम पता होता है। अब उन क्वेश्चंस को कैसे आप वहाँ पे अटेम्प्ट करते हो वो चीज आपको आ जाती है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि जब आप ऐसे टॉपिक देने भी बैठे हो पेपर में जो आपको बहुत कम आता है तो ऑब्वियसली उससे आपका एक कॉन्फिडेंस आपको बूस्टअप होता है कि आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। साथ ही मेरे जो आंसर राइटिंग की स्किल्स थी वो भी बहुत इंप्रूव हो गई थी। पहले जैसे जो क्वेश्चन लिखने का तरीका होता था उसमें और अब के बार में बहुत डिफरेंस था। डायग्राम्स का, स्कीमेटिक डायग्राम्स का, मैप्स का, बुलेट पॉइंट्स का, पॉइंटर्स का मैं बहुत ज्यादा हेल्प लेती थी और आंसर टू आंसर वेरी करती थी। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से सारे आंसर लिखती जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा पेपर के अंदर वर्सेटाइल नेचर से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी। ओके, तो आपने जैसे आप बता रही हैं कि मेंस की टेस्ट सीरीज का काफी उसमें योगदान रहा, तो आपको लगता है कि मेंस के पेपर्स में टेस्ट सीरीज लिखना चाहिए? क्योंकि कई एस्पिरेंट्स उसको थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं कि टेस्ट सीरीज नहीं लिखते हैं मेंस के लिए। बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज लिखना। इससे आपके एक तो आंसर्स रिफाइन होते हैं, आपको ये पता चलता है कि इंफॉर्मेशन आज सब बच्चे बराबर पढ़ाई करते हैं, इंफॉर्मेशन सबके पास होती है। मेन डिफरेंस आता है आप अपने कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ऑन द पेपर। अगर वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं तो आप आराम से मार्क्स फेच कर पाएंगे। ये चीज जब भी आती है जब हम टेस्ट सीरीज रेगुलर लिखते हैं, तो टेस्ट सीरीज का तो बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। ओके, और आपने अपने खुद के नोट्स बनाए सभी सब्जेक्ट्स के या नहीं? नहीं, मैं नोट्स बना मेरे को हमेशा से ये रहता था कि मैं नोट सबका इंडिविजुअल इसमें रहता है। मेरा खुद का पर्सनल राय ये रहती थी कि नोट्स बनाने के बजाय मैं जो नोट्स होते थे कोचिंग के उसी में हाईलाइट कर लेती थी और कुछ अलग से इंफॉर्मेशन होती थी उसको ऊपर लिख लेती थी, नोट डाउन कर लेती थी। ओके, मतलब जो प्रिपेयर्ड नोट्स पहले से या प्रिंटेड मटेरियल्स हैं हाँ उन्हीं के सहारे आप मतलब उस पर ज्यादा डिपेंडेंट थे। ओके। हाँ। अच्छा, जो लैंग्वेज का पेपर होता है, GS4 जो पेपर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं, उसमें आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि उसमें कई लोगों के बहुत हाई मार्क्स आते हैं, कई लोगों के काफी कम नंबर आते हैं, तो इसका बेस्ट तरीका क्या था और आपका स्कोर क्या था इसमें, अगर आप बता सके हमें तो, GS4 में? सबसे डिसाइसिव पेपर होता है पेपर 4। और ये मुझे मेरे पेपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसी में पता चल गया था। उस टाइम मेरे 105 मार्क्स थे जो कि फेयर है ना, बट बहुत अच्छे नहीं है था। अगर वो मैं और अच्छा कर लेती तो मेरा और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो मैंने इस बार हिंदी के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था और दो मेरे मार्क्स इस बार भी 122.50 ही रहे हैं। जो मतलब बहुत बच्चों के आए 122.50, 148 मार्क्स तो हाईएस्ट गए इस बार, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है आउट ऑफ 200। तो हिंदी बहुत डिसाइसिव पेपर, हिंदी और इंग्लिश बहुत डिसाइसिव पेपर होते हैं। इसमें मेनली मेरी हिंदी वीक थी,
इसके लिए मैंने नवीन प्रकाशन की बुक आती थी वो और राघव प्रकाश के मैंने इससे पढ़ाई की थी, और इनको मैं बार बार रिवाइज करती थी। मेरा हमेशा से ये मोटो रहता था कि सोर्सेस तो लिमिटेड रखने हैं और रिविजन बहुत बार करना है, तो मैंने ये 2 बुक्स रेफर की थी। ओके, और 122 भी बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब जहां तक मेरी जानकारी है 122 इज हाँ आल्सो अमंग फ्यू ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स जो हैं। तो हाँ। चलिए। अच्छा, एक आपने मेंस के आंसर में बुलेट पॉइंट में सब कुछ लिखा था या पैराग्राफ फॉर्मेट में? हालांकि कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी यहाँ शॉर्ट फॉर्मेट में ही लिखने होते हैं, बट आपने लॉन्ग फॉर्मेट में क्या तरीका अपनाया था? हाँ, ये क्वेश्चन की जो डिमांड है उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लिखना है। जैसे एक मोलेला आर्ट का क्वेश्चन आया था, अब उस पे मैंने पॉइंटर्स की बजाय पैराग्राफ फॉर्म में लिखा था, लेकिन मैं ज्यादातर क्वेश्चंस पे कोशिश करती थी मैं पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखूं, बुलेट पॉइंट भी नहीं, पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखती थी मैं। तो पॉइंटर से ये हेल्प रहती थी कि मुझे पता होता था कि मैंने इतने पॉइंट्स अपने आंसर के अंदर डिलीवर कर दिए हैं। जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता था उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग रहता था, उसमें जरूरी नहीं है मैं पॉइंटर में लिखूं। उसका मेरा ये रहता था, पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगी, फिर मेन बॉडी लिखूंगी आंसर की, और लास्ट में कंक्लूजन लिखूंगी। ओके। अच्छा, अब एक जो सवाल हर टॉपर से हर अभ्यर्थी जानना चाहता है कि आपने सोर्सेस क्या फॉलो किए, कौन सी किताबें पढ़ी? कोई अलग ही टाइप की किताबें थी जिन्होंने आपको टॉपर बनाने में मदद करी, या फिर आपने स्टैंडर्ड जो स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबें हैं, इन्हीं को फॉलो किया? मैंने जो स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी होती है राजस्थान बोर्ड की, इस जगह मैं राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ी थी, प्लस राजस्थान अध्ययन पढ़ी थी, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े थे मैंने। इन 3 के अलावा मैं यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट पे भी हेल्प ले लेती थी, जैसे कोई न्यू जजमेंट आया तो वो मेरे आंसर को एनरिच कर सकता है, तो वो मैं ऊपर लिख लेती थी नोट्स की कि जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म में मुझे ये वाला पॉइंट डाल देना, ये वाला केस जजमेंट। तो ये आंसर को आपके दूसरों के आंसर से अलग बनाता है। मेन जो मेरा मानना है कि स्टडी मटेरियल सब सेम पढ़ते हैं, जो मेन जो खेल होता है वो यहाँ पे होता है आपने आंसर की डिलीवर आपने किस तरीके से किया है, क्योंकि कंटेंट तो सबके पास है, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं पेपर में, ये सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे बनाता है। जो आप कंटेंट की बात कह रहे हैं, तो वही कई एस्पिरेंट्स को अब लगता है कि जैसे डेफिनेटली है, कंटेंट ज्यादा ही है, प्रिंटेड में भी मटेरियल ज्यादा है और ऑनलाइन के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप इसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखती थी? मैं एक्चुअली कन्वेंशनल सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हूँ, मतलब पेपर नोट्स मेरे को ज़्यादा हेल्पफुल लगते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैं इतनी यूज टू नहीं हूँ, बट फिर भी जहाँ पे जरूरत होती थी, जैसे मैंने अभी बताया, इंटरनेट से, यूट्यूब से, जो भी मुझे लगता था कि कुछ नया चीज आई है जिससे मैं मेरे आंसर को थोड़ा अच्छा बेहतर बना सकती हूँ, उन पॉइंट्स को मैं ऊपर लिख लेती थी। बट मैं मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेरे इसमें प्रिपरेशन में पेपर नोट्स का ही होता था। ओके। वर्षा जी, आपने ऑनलाइन सोर्सेज को कभी जैसे फॉलो किया हो, तो उसमें कुछ आप सुझाव देंगी कि कैसे सोर्सेज फॉलो किए जाएं, अगर आप देना चाहें? महिपाल जी, मैं आपकी हिस्ट्री के वीडियोस देखती थी जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहते थे। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जो स्पेसिफिकली जैसे हिस्ट्री का आपने एक बना रखा है पूरा कि उसमें से आप सारे कवर कर लेते हैं पॉइंट्स, तो इनको देखने से बहुत हेल्प मिलती थी, क्योंकि जगह जगह बिखरे हुए नोट्स की बजाय जैसे एक जगह मिल जाते थे कि कुछ भी मुझे एड ऑन करना है मेरे नोट्स पे, तो मैं वीडियो के अंदर कुछ भी दिखता था पॉज करती थी, ऊपर लिख लेती थी, तो ये चीज मुझे बहुत हेल्प करती थी। ओके। अच्छा, आपने जब मेंस लिखा था, तब आपको ये चीज श्योरिटी हो गई थी कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपको इंटरव्यू हाँ, कॉल आएगा? ये पूरी श्योरिटी थी, पेपर देने के बाद से पूरा कॉन्फिडेंस था। इस बार मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस था कि मैं एसटीएम इस बार बनूंगी, वाह। सिंगल डिजिट रैंक। मेरे को ये भी था कि घर में भी, मेरे को ही नहीं मेरे घर में भी सबको इस चीज का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अब की बार की मेरी मेहनत पिछली बार से बहुत अलग थी। अब की बार मैंने जो पिछली बार गलतियां की थी वो पहले इंप्रूव कर ली थी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अलग था क्योंकि एक बार पहले सिलेक्शन हो चुका था। तो इस कारण मेरे को इस चीज की पूरी श्योरिटी कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। ओके। अच्छा, आप जैसे ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई को समय कैसे दे पाती थी? वॉज इट इजी या फिर बहुत ज्यादा उसमें आपको इश्यूज रहे? एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग आई थी 3 जुलाई 2019 को, और ये पेपर हो गया था 26-27 जून 2019 को। तो मेंस में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, बट इंटरव्यू के टाइम मेरे को ऑफिस के साथ में पढ़ना पड़ता था। बट मेरे जो कलीग्स थे, मेरे सीनियर्स थे, जूनियर्स, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो वो चीज़ भी मैंने बहुत आसानी से कर ली। ओके। आपने मॉक इंटरव्यूज अटेंड किए, और आपको क्या ऐसा लगता है कि मॉक और रियल इंटरव्यू में काफी फर्क था, या फिर आपको सेम एक्सपीरियंस लगा?
मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे जो रियल इंटरव्यू होता है उसमें, जो मॉक इंटरव्यूज में करते हैं, क्योंकि हम इतने मॉक इंटरव्यूज दे लेते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा ही जाता है, क्योंकि मेनली जो आपसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो आपके डेफ से होते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से। तो उनसे उनको भी पता है कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम पहले ही मॉक इंटरव्यू देते हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा तो ये होता है कि जो वो फीडबैक देते हैं हमें इंटरव्यू पैनल, जो हमारी कमियां बताते हैं, जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, उनको हम इम्बाइब कर लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करते हैं। एंड बाय द टाइम जब हमारा इंटरव्यू होता है फाइनल, तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से और मोर कॉन्फिडेंटली हम प्रेजेंट कर पाते हैं बोर्ड पैनल के सामने। ओके अच्छा, मैं एस्पिरेंट्स की जानकारी के लिए बता दूं कि वर्षा जी की जो भी बुक लिस्ट है, जो उन्होंने सोर्सेज फॉलो किए, उनको आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सारी किताबें यहाँ पर मेंशन करने से बेहतर है कि आपको एक जगह पर वो कंपाइल्ड लिस्ट मिल जाए, तो आप उसको जरूर देखिएगा। वर्षा जी, आपसे एक लास्ट सवाल है। आरएस के एस्पिरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी जो अभी 2021 की तैयारी कर रहे हैं? फॉर्म निकल चुका है 2021 का, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? मैंने जो खुद ने अपनी लाइफ में फॉलो किया था इन 2 प्रिपरेशंस के दौरान, वही मैं मैसेज देना चाहूंगी। 3P फॉर्मूला, मतलब आप पेशेंस, परसिवेरेंस, पॉजिटिविटी, ये की पॉइंट्स है आपकी प्रिपरेशन के दौरान, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक तो सबसे पहली बात ये कि कभी भी तैयारी करने से पहले ही हार मत मानिएगा। कोई भी काम हमें तब तक असंभव लगता है जब तक हम उसे कर नहीं लेते। तो आप पूरा ये विश्वास रखिए, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए कि आप भी एग्जाम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये कभी सपना हुआ करता था। जब मैं टॉपर से इंटरेक्ट करती थी तो मुझे लगता था कि इतनी रैंक लाना, सिंगल डिजिट लाना, तो इज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। पर जब मैंने इस ड्रीम को अचीव किया है तो कोई भी कर सकता है। तो आप अपने पे विश्वास रखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। आप जरूर से अपने रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच वर्षा जी। आप थैंक पाथफाइंडर यू। पे आई और आपने हमारे व्यूअर्स, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका मार्गदर्शन किया। और आपको हम और आगे बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं देते हैं। भविष्य में हम चाहेंगे कि थैंक यू आप सो मच। यूपीएससी का एग्जाम भी दें और उसमें भी टॉप रैंक लेकर आए और हम आपको फिर से इनवाइट करें। तो जी इसी के साथ जरूर। आज हम हमारे दर्शकों से अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस, एंड थैंक यू वंस अगेन वर्षा जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।